अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो नस्ल जिसे अक्सर नाकारा कहा जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, वही नस्ल जनरेशन जेड अब नेपाल की हुकूमत को गिरा चुकी है। नेपाल के वजीर आजम के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और एहतजाज अब इतना शदीद हो चुका है कि वजीर आजम की रिहाइशगाह को आग लगा दी गई। पार्लियामेंट भी शोलों में घिरी हुई है और उनके वजीर खजाना को एहतजाजियों ने सड़कों पर दौड़ाकर जूतों से मारा। इस सब के दरमियान एक अफसोसनाक मौत भी हुई साबिक वजीर आजम की बीवी की, जब उनका घर आग लगने से तबाह हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है, ये गुस्सा क्यों आया? क्या ये सोशल मीडिया पर पाबंदी का नतीजा था? नाज़रीन, इसका जवाब है नहीं। इस एहतजाज के कई मुहर्रिकात थे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं का जायजा लेंगे। नाज़रीन, 8 सितंबर 2025 को हज़ारों लोग नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू में जमा हुए। इनमें ज़्यादातर 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जनरेशन Z या जनरेशन Z कहा जाता है। कुछ स्कूल यूनिफॉर्म में थे, कुछ कॉलेज यूनिफॉर्म में। ये एहतजाज एक NGO हमने नेपाल ने मुनज़्ज़म किया था और एहतजाजी काठमांडू के वस्त में जमा हुए एक अलामती यादगार मैतिगर मंडाला से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये तकरीबन गैर तशद्दुद अमेज और पुरअमन मार्च था, लेकिन हुकूमत ने पुलिस तैनात कर दी एहतजाजियों को रोकने के लिए। पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता इससे पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें शुरू हुई। कुछ एहतजाजी पार्लियामेंट कम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद पुलिस का रिएक्शन देखकर पूरा मुल्क सदमे में रह गया। पुलिस ने एहतजाजियों पर खुलेआम फायरिंग की, हकीकी गोलियों के साथ। कम अज़ कम 19 एहतजाजी मारे गए, 400 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। ये रबड़ की गोलियां नहीं थी, ये असली गोलियां थी। एक 12 साल बच्चा भी इसमें जान से गया। जाहिर है, ऐसी बर्बरियत देखकर कोई खामोश नहीं रह सकता। जब नेपाली शहरियों को इसका पता चला, मजीद लोग सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल आए। एहतजाजियों की तादाद तेजी से बढ़ गई, सड़कें एहतजाजियों से भर गई। लोगों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने 3:30 बजे कर्फ्यू नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। एहतजाज बढ़ता गया। काठमांडू के साथ ओखवार, बटवाल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी एहतजाज शुरू हो गए। इन एहतजाजों की एक वजह जिस पर मीडिया ने सबसे ज़्यादा बात की, वो थी नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी। हाँ, ये एक वजह थी, लेकिन इसके अलावा भी और अहम वजूहात थीं, जैसे कि करप्शन, हुकूमत की बदइंतज़ामी, बढ़ती हुई बेरोज़गारी और वज़रा की जानिब से अक़रबा परवरी। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं बाद में, पहले सोशल मीडिया का मामला। नाज़रीन, नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनियों को कहा गया कि इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ रजिस्टर करना लाजमी है और मुकामी तौर पर अपने दफातर खोलने होंगे। नेपाली हुकूमत ने कहा कि ये नफरत अंगेज तकरीर, जाली खबरों, धोखाधड़ी और दीगर साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हुकूमत ये कर रही है। बाद में हुकूमत ने इस सिलसिले में 5 पब्लिक नोटिस भी जारी किए, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म रजिस्टर नहीं हुआ। जिन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन की, इनमें भी सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था और वो था चीनी ऐप टिकटॉक। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इजाज़त दे दी कि वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाए जो रजिस्टर नहीं हुए। और फिर इस साल 28 अगस्त को हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा कि वो 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर करें, वरना उन पर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनियों ने इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया और यूँ मुल्क में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, तकरीबन हर बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया सिवाय टिकटॉक के। मुजाहिरीन का दावा है कि हुकूमत ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल कायम करने के लिए किया ताकि लोगों की राय को दबाया जा सके। हकीकत ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही थीं जो हुकूमत में करप्शन और अक़रबा परवरी को बेनकाब कर रही थी। हुकूमती वज़रा के नेपो बच्चों और उनके पुरतयश तर्ज़ ज़िंदगी को बेनकाब किया जा रहा था। दरअसल नेपाल की नौजवान आबादी करप्शन, बेरोज़गारी और मुआशी डिस्पैरिटी से गुस्से में है। 2024 में नेपाल में नौजवानों की बेरोज़गारी की शरह 20% से भी ज़ायद थी।
सोचें, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार है। बहुत कम नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और लोगों को नौकरियों के लिए दूसरे ममालिक हिजरत करनी पड़ती है। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि हज़ारों लोग रूस यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए गए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। जी हाँ, आपने ठीक सुना, फरवरी 2024 तक 15,000 से ज़्यादा नेपाली लोग रूसी फ़ौज में शामिल हो चुके थे। इन्हें चंद हफ्तों की तरबियत के बाद फ्रंट लाइन पर लड़ाई के लिए भेज दिया जाता था। इसीलिए रूस यूक्रेन जंग में बहुत से नेपाली शहरी भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, मगर मौत के ख़तरे के बावजूद वो रूस जाते, क्योंकि नेपाल में इनके लिए नौकरियों के मौके बहुत कम थे। रूस इन्हें फ़ौज में शामिल होने के लिए पुरकशिश पेशकश देता। कुछ जंगजू कहते हैं कि बोनस और तनख्वाह के साथ वो एक महीने में करीब $4,000 कमाते थे, यानी तकरीबन 5 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा। अगर नेपाली सियासतदान ऐसी सूरत हाल में ज़रा भी हमदर्दी दिखाते तो शायद हालात इतने ख़राब ना होते, लेकिन उन्होंने इसके बिल्कुल बरअक्स किया। नेपाली सियासतदानों के बेटों ने अपने पुरतईश तर्ज़ ज़िंदगी दिखाना शुरू कर दिया। एक तरफ इन सियासतदानों के बच्चों और पोतों को ऐश करते हुए देखा जा सकता है, और यही तस्वीर और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। जब बाद में सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई और लोगों ने सोशल मीडिया पर ये तज़ाद देखा तो इस पर बात करना शुरू कर दी। टिकटॉक पर बहुत सी ऐसी वीडियो आईं जो नेपाली नौजवानों ने बनाई। ये वीडियोज़ एक मुवाजना दिखाती थीं कि नेपाली अवाम किस तरह के मसाइल का शिकार हैं, जबकि हुक्मरानों के बच्चे किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 8 सितंबर के एहतजाज में भी कुछ पोस्टर्स ने इसे उजागर किया, जहां नारे लिखे हुए थे, सियासतदानों के बच्चे गैर मुल्की गुची बैग लाते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में वापस आते हैं। ये रूस यूक्रेन जंग में मारे गए नेपालियों की तरफ इशारा था। इसके अलावा नेपाल में करप्शन एक बड़ा मसला है। नेपाल के नौजवान चंद एक सियासतदानों से तंग आ चुके हैं। वो बारी बारी इक़्तिदार में आते हैं। मार्च में इसके खिलाफ एहतजाज हुए। नाज़रीन, ये बात काबिल गौर है कि लोग सियासतदानों से इतना तंग आ चुके हैं कि वो जमहूरियत को ख़त्म करने और दोबारा बादशाहत कायम करने के बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि 2008 से पहले नेपाल एक बादशाह था। रियासती सरबराह को शहरियों ने नहीं चुना, बल्कि वो एक बादशाह था और उनका आखिरी हुक्मरान बादशाह ज्ञानेंद्रा था। इसे हटाने के लिए 2 बड़ी तहरीकें चलीं, 2006 का जमहूरी इंकलाब और बरसों से चलने वाली माओइस्ट म्यूटनी या बगावत। 28 मई 2008 को बादशाहत को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया और नेपाल एक वफाकी जमहूरिया बन गया। तब से 17 साल गुजर चुके हैं और इन 17 साल जमहूरियत के दौरान नेपाल की हुकूमत 13 बार बदली। वज़ीर आज़म का ओहदा KP शर्मा ओली, पुष्पा कमल दहल और शेर बहादुर देवबा के पास रहा। इक़्तिदार इन चंद सियासतदानों के दरमियान घूमता रहा। वो इत्तेहाद बनाते और फिर टूट जाते। नेपाल में 2 गालिब सियासी क़ुव्वतें हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की 2 बड़ी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ये पार्टियां छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करती हैं, इक़्तिदार में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इन तीनों पार्टियों के सरबराहान पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। नेपाली कांग्रेस के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हवाई जहाज़ खरीदने के लिए गैर कानूनी कमीशन दिया। उनकी बीवी आरजू राणा देवबा, जो नेपाल की वज़ीर ख़ारजा हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल करके नेपाली शहरियों को भूटानी शहरियों के तौर पर पेश किया। इस तरह इन्हें बतौर पनाह गुज़ीर अमेरिका भेजा जा सकता था। CPM-MC के सरबराह और 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले पुष्पा कमल दहल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने माओइस्ट गेरिला जंगजुओं के लिए मुख्तस रकम हड़प की और अरबों रुपए चोरी किए। और हालिया वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली पर करप्शन के एक केस में तहकीकात हो रही है कि उन्होंने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए एक चाय के बार को कमर्शियल प्लॉट में तब्दील किया। इस तरह तीनों दीगर साबिक़ वज़ीर आज़म पर सरकारी ज़मीन निजी अफराद को फरोख्त करने का इल्ज़ाम। मगर इनके एहतसाब के हवाले से मसला ये था कि 2006 से ये कानून बन गया कि किसी भी पॉलिसी फैसले के लिए किसी सियासतदान के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं की जा सकती।
जिससे करप्ट सियासतदानों को उनके अमाल के लिए इस्तिस्ना मिल जाता, जिससे मज़ीद करप्शन होती। नाज़रीन, अब ज़रा तसव्वुर करें कि इन हालात के दरमियान अगर हुकूमत सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दे तो ज़ाहिर है लोगों का गुस्सा और मायूसी अपनी इंतहा को पहुँचेगा और उसके बाद ये जज्बात फट पड़े। तमाम बड़े सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाकर नेपाल में रोज़गार के चंद बाकी वसाइल भी खतरे में डाल दिए गए। सियाहत नेपाल की मईशत में अहम किरदार अदा करती है और ये राब्ते और बुकिंग के लिए सोशल मीडिया पर मुनहसर है। इस पाबंदी ने सियाहत की सनत को मुकम्मल तौर पर दरम बरम कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली ख़ानदान भी मुतासिर हुए जो ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए अपने ख़ानदान के अफराद से रब्ता करते थे जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 7 मिलियन से ज़्यादा नेपाली शहरी नौकरियों या तालीम के लिए बैरून मुल्क रहते हैं और इस चीज़ ने एहतजाज को मज़ीद हवा दी। और फिर जब लोग पुरअमन तौर पर मुजाहरों के लिए सड़क पर निकले, नेपाली हुकूमत ने आमराना हुकूमत की तरह रद्द-ए-अमल दिया। लोगों को एहतजाज की इजाज़त न दी गई, पुलिस तैनात कर दी गई और मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाई गई। अपनी पाबंदी के दिफा में हुकूमत ने वही पुराना कौम परस्ती का सहारा लिया। अक्सर हुकूमतें अपनी तनकीद को दबाने के लिए यही हथियार इस्तेमाल करती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो तकब्बुर के सामने नहीं झुकेंगे और कौमी मफाद के ख़िलाफ़ कुछ कबूल नहीं करेंगे, लेकिन बिलाखिर हुकूमत को एहतजाजियों के सामने हथियार डालना पड़े। सबसे पहले वज़ीर दाखिला ने अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफ़ा दिया और सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई, लेकिन मुजाहिरीन अभी मुतमईन नहीं हुए थे। वज़ीर आज़म और सदर की रिहाइश गाहों को आग लगा दी गई, यहाँ तक कि अपोजिशन लीडर की रिहाइश गाह को भी आग लगाई गई। फ़ौज को हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करना पड़ा वज़रा और हुक्काम को निकालने के लिए। और फिर आखिरकार 9 सितंबर को दोपहर 2 बजे वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया। मगर इन मुजाहिरों में कम से कम 51 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 21 मुजाहिरीन, 9 कैदी, 3 पुलिस एहलकार और 18 दीगर शामिल हैं, जबकि 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। एहतजाज के दौरान हज़ारों कैदी जेलों से फ़रार हो गए और फ़ौज ने 100 से ज़ायद लूटी हुई बंदूकें भी बरामद की हैं। नेपाल की फ़ौज ने काठमांडू की सड़कों पर कंट्रोल संभाल लिया है और कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन सूरत हाल अब भी कशीदा है। जनरेशन ज़ेड मुजाहिरीन ने साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर तजवीज़ किया है, जिन्हें बदउनवानी के ख़िलाफ़ उनकी मजबूत आवाज़ की वजह से इज़्ज़त दी जाती है। 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की को सदर रामचंद्र ने नेपाल की पहली खातून अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ दिलाया। ताहम कुछ एहतजाजी ग्रोहों में अबूरी क़यादत के हवाले से इख्तलाफात हैं और काठमांडू के मेयर बलिंदर शाह समेत दीगर नाम भी ज़ेरे गौर हैं। पाली फ़ौज और सदर मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि एक मुस्तहकम अबूरी हुकूमत कायम की जा सके, लेकिन सियासी मुस्तकबिल गैर यकीनी है। कुछ मुजाहिरीन पार्लियामेंट के ख़ात्मे और आइनी तरामीम का मुतालबा कर रहे हैं ताकि बदउनवानी और अक़रबा परवरी के मसाइल को हमेशा के लिए हल किया जा सके। नाज़रीन, नेपाल इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि जब इक़्तिदार में मौजूद लोग अवाम की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर दबाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। जब करप्शन, बेरोज़गारी और अक़रबा परवरी जैसे असली मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता है तो अवाम का गुस्सा फट पड़ता है। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी जनरेशन ज़ेड ऐसी ही सियासी तब्दीली ला सकती है जैसा कि नेपाल और बांग्लादेश में देखा गया? पाकिस्तान में भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट से लैस है, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान एक कसीर कौमी रियासत है जहाँ कौमी और तबक़ाती जबर दोनों मौजूद हैं, लेकिन कौमी जबर की शिद्दत ज़्यादा है। नेपाल और बांग्लादेश कौमी रियासतें हैं जहाँ तबक़ाती मसाइल ने तेज़ी से शिद्दत इख्तियार की और जनरेशन ज़ेड ने सोशल मीडिया के ज़रिए अहकाम की मुनाफ़त को बेनकाब किया। पाकिस्तान में फ़ौज एक मजबूत इदारा है जो सियासी मंजरनामे पर गहरा असर होती है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश में फ़ौज का असर उतना नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में मज़हब का असर व नफूज़ ज़्यादा है, जबकि नेपाल में ये कम है और बांग्लादेश में सेकुलर रिवायात किसी हद तक मौजूद हैं। बांग्लादेश ने सनती तरक्की में एक मजबूत तबका पैदा किया जिसने तबकाती तजाद को तेज़ किया, लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 दहाइयों में सनतें बंद हुई हैं और मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ी है।
पाकिस्तान में जनरेशन Z का आखिरी बड़ा सियासी गूंज इमरान खान की क़यादत में देखा गया, लेकिन 9 मई 2023 के वाक़यात, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन ने इसे कमज़ोर कर दिया। बहुत से नौजवान या तो अंडरग्राउंड हैं या सियासी तौर पर गैर फ़ाल हो चुके हैं। मजहबी अनासर के ज़ेर असर है जो फ़ौज के कंट्रोल में हैं। मुल्क के 36,000 से ज़ायद मदारस में 25 लाख से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम हैं, जो हर साल 6 लाख तलबा पैदा करते हैं, और ये भी फ़ौज के असर रसूख से आज़ाद हैं। पाकिस्तान में तलबा यूनियनों पर भी गैर एलानिया पाबंदी है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश में तलबा यूनियनें किसी हद तक फ़ाल हैं। इन हालात में पाकिस्तान में नेपाल या बांग्लादेश जैसी तब्दीली के इम्कानात फिलहाल कम हैं, क्योंकि जनरेशन Z पर मजहबी अनासर और फौजी असर रसूख का गलबा है जो स्टेटस को बरकरार रखते हैं। ताहम ये तमाम हुकूमतें एक सबक सीख सकती हैं कि अवाम की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करने से हालात ख़राब हो सकते हैं। अगरचे सुशीला कार्की की तकर्री से नेपाल में कुछ इस्तेहकाम की उम्मीद है, लेकिन नेपाल को एक तवील मुद्दती हल की ज़रूरत है जो नौजवानों के मुतालबात को पूरा करे और रिफॉर्म लाए। उम्मीद है कि नेपाल एक पुरअमन, मुनसिफाना और जमहूरी हल की तरफ बढ़ेगा, जहां बदगुमानी और नाइंसाफ़ी की जगह शफाफियत और इंसाफ ले सके। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।